परवर्ती काल में 1945 की जमींदारी व्यवस्था की जांच के लिए फ्लाउड कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया कि इस व्यवस्था में अनेक खामियां हैं, अतः इस रिपोर्ट में अस्थायी बंदोबस्त की आलोचना की गई। कौन से कमीशन में? फ्लाउड कमीशन में। फ्लाउड कमीशन में क्या किया गया? तो अस्थायी बंदोबस्त की आलोचना की गई। और यह कमीशन कब प्रकाश में आया? तो 1945 में। 1945 फ्लाउड कमीशन, अस्थायी बंदोबस्त की आलोचना। अब हम लोग अगली व्यवस्था को पढ़ेंगे जो कि है रैयतवारी व्यवस्था। तो रैयतवारी व्यवस्था में प्रत्येक ज़मींदार भूमि दर को भूमि का स्वामी माना गया और लगान जमा करने का दायित्व भी किसानों को ही दिया गया। चूँकि यह व्यवस्था प्रत्यक्ष रूप से किसानों या आम जनता के साथ लागू की गई, अतः इसे रैयतवारी कहा गया। यद्यपि सरकार रैयत को भूमि का पट्टा देती थी, किंतु यदि किसान निर्धारित लगान जमा नहीं कर पाता तो उसे भू स्वामित्व से वंचित कर दिया जाता था। इस व्यवस्था के अंतर्गत शुरुआत में भूमि से होने वाली औसत आय का अनुमान लगाकर भू राजस्व का निर्धारण किया जाता था, लेकिन कालांतर में इसमें भी परिवर्तन आ गया। रैयतवारी व्यवस्था का जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन अलेक्जेंडर रीड को माना जाता है। 1792 में रैयतवारी व्यवस्था बारामहल जिले में पहली बार कैप्टन रीड के द्वारा लागू की गई। इसे समझे कि रैयतवारी व्यवस्था का जन्मदाता अगर पूछा जाए तो टॉमस मुनरो को माना जाता है और कैप्टन अलेक्जेंडर रीड। ठीक है, कैप्टन रीड और मुनरो, ऐसे शॉर्टकट में याद रखें, मुनरो और रीड। यह रैयतवारी व्यवस्था का जन्मदाता माना जाता है। 1792 में रैयतवारी व्यवस्था बारामहल जिले में पहली बार रीड के द्वारा लागू की गई थी। 1820 में इस व्यवस्था को मद्रास में लागू किया गया। यहाँ इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए मुनरो को मद्रास प्रेसिडेंसी का गवर्नर 1820 से 27 के बीच नियुक्त भी किया गया था मुनरो को। ठीक है, 1825 में यह व्यवस्था बम्बई तथा 1858 तक यह संपूर्ण दक्कन और अन्य क्षेत्र में लागू हो गई। याद रखें कि यह जो रैयतवारी व्यवस्था थी यह मद्रास और बम्बई में यह लागू हुई और संपूर्ण दक्कन और अन्य क्षेत्रों में भी लागू हुई। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भूभाग का देख रहे सबसे अधिक 51% हिस्सा जो है शामिल था। एक तरफ जहां आपने पढ़ा था कि स्थायी बंदोबस्त में 19% हिस्सा शामिल था, वहीं 51% हिस्सा किसमें शामिल हुआ? तो यह रैयतवारी व्यवस्था थी। इसके अंतर्गत यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, असम व कुर्ग आदि क्षेत्रों पर भी लागू थी। यह 30 वर्षों के लिए लागू की गई और इसकी दर 1/3 निश्चित की गई। यह व्यवस्था अस्थायी नहीं थी। प्रत्येक 30 वर्ष में लगान का पुनर्निर्धारण किया जाता था। ठीक है, कितने वर्ष में? तो प्रत्येक 30 वर्षों में। और 1/3 यह लगान की दर कितनी थी? तो 1/3 थी। सरकार द्वारा इस व्यवस्था को लागू करने का उद्देश्य बिचौलियों के वर्ग को समाप्त करना था। ऐसा इसलिए क्योंकि अस्थायी बंदोबस्त में निश्चित राशि से अधिक वसूल की गई रकम जमींदारों द्वारा हड़प ली जाती थी तथा सरकार की आय में कोई वृद्धि नहीं होती थी। अतः आय में वृद्धि के लिए सरकार ने इस व्यवस्था को लागू किया ताकि वह बिचौलियों द्वारा रखी जाने वाली राशि को स्वयं प्राप्त कर सके। प्रभाव देखें तो रैयतवारी व्यवस्था के बारे में यह तर्क दिया गया कि यह व्यवस्था भारतीय कृषकों एवं भारतीय कृषि के अनुरूप है, किंतु वास्तविकता इससे क्या थी? भिन्न थी। व्यवहारिक रूप से यह व्यवस्था भी जमींदारी व्यवस्था से कम हानिकारक नहीं थी। इस व्यवस्था ने ग्रामीण समाज की सामूहिक स्वामित्व की अवधारणा को समाप्त कर दिया तथा जमींदारों का स्थान स्वयं ब्रिटिश सरकार ने ले लिया। सरकार ने अधिकाधिक राजस्व वसूलने के लिए मनमाने ढंग से भू राजस्व का निर्धारण किया तथा किसानों को बलपूर्वक अधिक उत्पादन के लिए बाध्य किया। इस व्यवस्था के तहत किसानों का भूमि पर तब तक ही स्वामित्व रहता था
जब तक कि वह लगान की राशि सरकार को निश्चित समय के भीतर अदा करता रहे, अन्यथा उसे भूमि से बेदखल कर दिया जाता था। अधिकांश क्षेत्रों में अधिक राजस्व प्राप्ति के लिए लगान की दरें ऊंची रखी गई थी। तो अब हम दो व्यवस्था पढ़े। तीसरी भू राजस्व व्यवस्था है महालवारी। ठीक है, महाल का तात्पर्य क्या है? गांव। ठीक है, इस व्यवस्था के अंतर्गत गांव के मुखिया से सरकार का लगान वसूली का समझौता होता था, जिसे महालवाड़ी बंदोबस्त कहा गया। इस व्यवस्था का जनक कौन था? हॉल्ट मैकेंजी। इसने 1819 के अपने प्रतिवेदन में महालवारी व्यवस्था का सूत्रपात किया। 1819 में इसका सूत्रपात हुआ, जिसे सबसे पहले कानूनी रूप से कब लगा? तो 1822 में कानूनी रूप से यह जो है लागू किया गया। 1833 में मार्टिन बर्ड तथा जेम्स टॉमसन के बंदोबस्त में यह अपने सबसे बेहतर रूप में सामने आई। याद रखें, सबसे बेहतर रूप में सामने कब आई? 1833 में मार्टिन बर्ड और जेम्स टॉमसन के बंदोबस्त में यह सबसे बेहतर रूप में सामने आई। यह व्यवस्था कहाँ कहाँ लागू हुई थी? तो मध्य प्रांत, गंगा घाटी, उत्तर प्रदेश, आगरा और अवध, पंजाब में यह जो है लागू की गई थी। ठीक है, इस पंजाब में यह लागू की गई थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की भूमि का 30% भाग सम्मिलित है। इसे अन्य व्यवस्था के साथ तुलना करते रहें। ठीक है, इस व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व का निर्धारण समूचे ग्राम के उत्पादन के आधार पर किया जाता था तथा महाल के समस्त भूस्वामियों के भू राजस्व का निर्धारण संयुक्त रूप से किया जाता था। इसमें गांव के लोग अपने मुखिया या प्रतिनिधियों के द्वारा एक निर्धारित समय सीमा के अंदर लगान की अदायगी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते थे। इसका प्रभाव देखें तो महालवारी व्यवस्था का सबसे प्रमुख दोष यह था कि इसने महाल के मुखिया या प्रधान को अत्यधिक शक्तिशाली बना दिया। किसानों को भूमि से बेदखल करने के अधिकार से उनकी शक्ति अत्यधिक बढ़ गई। इस व्यवस्था का दूसरा दोष यह था कि इससे सरकार एवं किसानों के प्रत्यक्ष संबंध समाप्त हो गए। इस पद्धति के अंतर्गत लगान का निर्धारण अनुमान पर आधारित था और इसकी विसंगतियों का लाभ उठाकर कंपनी के अधिकारी अपनी स्वार्थ सिद्धि में लग गए तथा कंपनी को लगान वसूली पर अधिक खर्च करना पड़ा। परिणाम स्वरूप यह व्यवस्था बुरी तरह से विफल रही। अब हम लोग देखते हैं कि ब्रिटिश काल में भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ी कुछ प्रथाएं। ठीक है, तो ये प्रथाएं कौन कौन सी थी, इसे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला है, आप जानते होंगे बिहार के संदर्भ में, सबसे पहला है तीन कठिया प्रथा। इस प्रथा के अंतर्गत चंपारण के किसानों को अपने अंग्रेज बागान मालिकों के अनुबंध पर अपनी ज़मीन के करीब 3/20 यानी कि 20 में भाग में से 3 भाग जो है आपको नील की खेती करना अनिवार्य होता था। ठीक है, एक बीघा में 3 कट्ठा जो है आपको खेती करना है नील की खेती। तो ये थी 3 कठिया प्रथा। और ददनी प्रथा के बारे में बात की जाए तो इस प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगरों एवं शिल्पियों को एक मामूली सी रकम माने अग्रिम या पेशगी देकर करारनामा लिखा लेते थे कि जो बाजार भाव से बहुत कम दाम पर हुआ करता था। ये ददनी प्रथा थी। दुबला हाली प्रथा की बात करें तो यह प्रथा भारत के पश्चिमी क्षेत्र मुख्यतः सूरत में यह प्रचलित थी, जिसके अंतर्गत दुबला तथा हाली कहलाने वाले भूदास अपने मालिकों को ही अपनी संपत्ति का और स्वयं का संरक्षक मानते थे। हाली प्रथा का संबंध बंधुआ मजदूरी से था। तो ये कुछ प्रथाएं थी जो ब्रिटिश काल में चर्चा में थी। निष्कर्ष हम लोग देखें कि अंग्रेज़ों द्वारा भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर विभिन्न भू राजस्व नीतियों को लागू किया गया, किंतु
इन सभी ब्रिटिश भू राजस्व नीतियों का मूल उद्देश्य अधिकतम भू राजस्व की प्राप्ति करना था। फलतः ऐसी स्थिति में भू राजस्व की जो भी पद्धति लागू की गई उसमें किसानों का अत्यधिक शोषण हुआ। चूँकि किसान गाँव में रहता था और भारत की बहुसंख्यक जनता कृषि से संलग्न थी, अतः किसानों के निर्धरीकरण से गांव निर्धन हुए। परिणामतः ब्रिटिश भू राजस्व नीतियों से जो असंतोष उपजा उसे समय समय पर होने वाले किसान एवं जनजातीय विद्रोह के रूप में देखा जा सकता है। अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं कृषि का वाणिज्यीकरण, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो कृषि का वाणिज्यीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत खाद्यान्न फसलों के स्थान पर बाजार आधारित वाणिज्यिक फसलों को उपजाया जाता है, जैसे कपास और तंबाकू। एडम स्मिथ के अनुसार वाणिज्यीकरण उत्पादन को प्रोत्साहन देता है तथा इसके परिणाम स्वरूप समाज में समृद्धि आती है, किंतु औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत लाए गए वाणिज्यीकरण ने जहां ब्रिटेन को समृद्ध बनाया, वहीं भारत के संदर्भ में इसका प्रतिकूल असर हुआ। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कृषि के वाणिज्यीकरण को जिन कारणों ने प्रेरित किया वे निम्नलिखित थे। भारत में भू राजस्व की रकम अधिकतम निर्धारित की गई थी। परंपरागत फसलों के उत्पादन के आधार पर भू राजस्व की इस रकम को चुका पाना किसानों के लिए संभव नहीं था। ऐसे में नकदी फसलों के उत्पादन की ओर उनका उन्मुख होना स्वाभाविक था। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हो गई थी तथा ब्रिटिश उद्योगों के लिए बड़ी मात्रा में कच्चे माल की जरूरत थी। यह सर्वविदित है कि औद्योगिकरण के लिए एक सशक्त कृषि आधार का होना जरूरी है। ब्रिटेन में यह आधार कमज़ोर होने के कारण ब्रिटेन में होने वाले औद्योगिकरण के लिए भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था का व्यापक दोहन किया गया। किसानों में मुनाफा प्राप्त करने की उत्प्रेरणा भी कृषि के वाणिज्यीकरण को प्रेरित करने वाला एक कारक माना जाता है। औपनिवेशिक सरकार ने भारत में उन्हीं वाणिज्यिक फसलों को बढ़ावा दिया जिनकी उन्हें ज़रूरत थी। उदाहरण स्वरूप कैरेबियाई देशों से नील के आयात की निर्भरता को समाप्त करने के लिए उन्होंने भारत में नील की खेती को बढ़ावा दिया। इसी प्रकार चीन को निर्यात करने के लिए भारत में अफीम के उत्पादन पर जोर दिया गया। इसी तरह इटालियन रेशम पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए बंगाल में मलबरी रेशम के उत्पादन पर जोर दिया गया। कृषि के वाणिज्यीकरण के व्यापक प्रभाव पर दृष्टिपात करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि यह अधिकांश भारतीय किसानों पर थोपी गई प्रक्रिया थी। औपनिवेशिक सत्ता के अंतर्गत लाई गई इन व्यवस्था ने भारत में अकाल और भूखमरी की बारंबारता को बढ़ा दी। किसान अब बिचौलियों और मध्यस्थों के बीच कठपुतली बनकर रह गए। ऐसा इसलिए क्योंकि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में व्यावसायिक फसलों की मांग में तेज वृद्धि होती तो इसका लाभ मध्यस्थ और बिचौलियों को प्राप्त होता, लेकिन इसके विपरीत नुकसान की स्थिति में इसकी मार किसानों को ही झेलनी पड़ती। निष्कर्षतः कृषि के वाणिज्यीकरण से ग्रामों में ऋणग्रस्तता बढ़ी। ऋणग्रस्तता का मतलब होता है कि ऋण में डूबने की जो प्रवृत्ति होती है, तो यह ऋणग्रस्तता बढ़ी, अकाल पड़े और दक्कन में कृषि दंगे हुए। इस वाणिज्यीकरण से कृषि को कोई लाभ नहीं हुआ। ठीक है, तो आगे देखें कि 20वीं सदी में नील की खेती का ह्रास किस प्रकार से हुआ। तो 20वीं सदी की शुरुआत में नील के निर्यात में बहुत कमी देखी गई। एक आंकड़े के मुताबिक 1895-96 में जहां भारत से नील का निर्यात लगभग 9300 टन था, ठीक है, 1895-96 में, वह जो है 1910-11 में घटकर 846 टन हो गया। नील के निर्यात में आई इस कमी का प्रमुख कारण क्या था? जर्मनी द्वारा विकसित एक संश्लेषित डाई यानी कृत्रिम रंग आ गए थे, जिनसे रंगाई हेतु यूरोप में नील की मांग को लगभग क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। अब हम आगे पढ़ते हैं और द ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन का बहिर्गमन, यह क्या था?
और इसे किसने उजागर किया हम लोग अब देखेंगे। धन के बहिर्गमन से तात्पर्य उन समस्त भुगतानों से है जिनके तहत भारत की संपत्ति और संसाधनों का एक भाग ब्रिटेन भेजा जा रहा था और जिसके प्रतिफल में भारत को कोई आर्थिक या भौतिक लाभ प्राप्त नहीं होता था। ठीक है। भारतीय धन के बहिर्गमन की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए इस दिशा में सबसे पहला प्रयास किसने किया? तो दादा भाई नौरोजी ने किया। ठीक है। और उनकी पुस्तक कौन सी थी? तो द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी की पुस्तक। और इसमें इन्होंने धन के बहिर्गमन का सिद्धांत उन्होंने दिया। उन्होंने 2 मई 1867 को लंदन में आयोजित ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में, ठीक है, अपने लेख इंग्लैंड डेब्ड टू इंडिया, ठीक है, इंग्लैंड डेब्ड टू इंडिया में प्रस्तुत किया कि ब्रिटेन भारत में अपने शासन की कीमत के रूप में इस देश की संपदा को छीन रहा है। ठीक है।